साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइनर काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज का टॉपिक है हमारा आज़ाद हिंद फौज, बैवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। आज़ाद हिंद फौज, बैवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था 1942 में। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1942 में किया गया। आगे, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो ये थे मोहन सिंह। मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह ने। आगे, जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने सौंपी थी? तो रास बिहारी बोस ने। आगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन सिंगापुर में किया था। कहाँ पर किए थे? सिंगापुर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो सिंगापुर में। सिंगापुर में। आगे है, सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। और आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्या था? तो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए। आगे, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा? किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा? तो ये जापान के द्वारा। जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा। आगे, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? तो इन्होंने नाम रखे थे उसका शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप का नया नाम रखे थे शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। आगे, 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्या कहते? कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ये कहते सुभाष चंद्र बोस रेडियो से संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को। आगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन, द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। आगे, दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तीन बार दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये तीनों नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा था दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा तीनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आगे सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि, तो देश नायक की उपाधि दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी गई थी। आगे महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। तो महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को दिया गया उपाधि है देशभक्तों का देशभक्त। आगे वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? तो लाल किला मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज पर। आज़ाद हिंद फौज पर लाल किला मुकदमा चलाया गया था। लाल किला मुकदमा आज़ाद हिंद फौज पर चलाया गया था। लाल किला मुकदमा। आगे है ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। तो ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार करके नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों कौन कौन? तो प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा दी गई तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, लेकिन बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। इन सभी की सजा को माफ कर दिया गया। आगे है किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? तो ये थे लॉर्ड बैवेल के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया। आगे वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो C राजगोपालाचारी के द्वारा। CR फार्मूला C राजगोपालाचारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। आगे भारतीय राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए बैवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? भारतीय राजनीति गतिरोध को दूर करने के लिए बैवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो बैवेल योजना प्रस्तुत की गई 14 जून 1945 को। 14 जून 1945 को
बैबल योजना प्रस्तुत की गई। 14 जून 1945 को बैबल योजना प्रस्तुत की गई। आगे बैबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो बैबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बैबल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह 6 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष पद पे रहे। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, कांग्रेस ने एक समिति गठित किया था आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के बचाव के लिए जो समिति गठन हुआ उसके अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई। आगे आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। आगे शाही नौसेना विद्रोह। शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। शाही नौसेना विद्रोह। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी की हुई जब बम्बई में 9 सैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 18 फरवरी की हुई जब बम्बई में 9 सैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए। मैंने सैनिकों का यह मांग था कि जो नाविक BC दत्त थे उनको रिहा किया जाए। तो BC दत्त का आरोप क्या था? तो उन्होंने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था BC दत्त को। तो इनका रिहा करने की मांग थी। आगे थे इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। तो इनको आत्मसमर्पण करने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे और उन्हीं की सलाह पर आत्मसमर्पण करिए इन सैनिकों ने। और इन्होंने कहा था कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। आगे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और लागू होने के साथ ही यह एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। हम लोग पढ़ रहे हैं
एनसीईआरटी